हेलो दोस्तों, आज हम जानेंगे एंटीबायोटिक होता क्या है और एंटीबायोटिक लेने से हमें कौन कौन से फ़ायदे और नुकसान होते हैं। दोस्तों, ये एक वीडियो का सीरीज़ है जो एंटीबायोटिक के बारे में होगा। ये जो एंटीबायोटिक के लिए सबसे पहला वीडियो है ये, तो प्लीज़ आगे आने वाली वीडियो को भी आप ज़रूर देखें। हेलो दोस्तों, मेरा नाम है विकास कुमार। आप देख रहे हैं फार्मेसी दुनिया। चलिए इस वीडियो को शुरू करते हैं। दोस्तों, एंटीबायोटिक सबसे पहले 1928 में अलेक्जेंडर फ्लेमिंग द्वारा डिस्कवर किया गया था। दोस्तों, ये उस समय के टाइम पे मेडिकल लाइन में सबसे बड़ा अचीवमेंट माना जाता था, क्योंकि दोस्तों पहले के टाइम पे क्या होता था, जो लोग हॉस्पिटल में आ जाते थे ना, तो उनकी ये धारणा होती थी मन की कि वो हॉस्पिटल में जाने के बाद वो ज़्यादातर पॉसिबिलिटी है कि वो बचकर वापस नहीं आएगा। जब से ये एंटीबायोटिक डिस्कवर हुए हैं उसके बाद से बैक्टीरियल इन्फेक्शन से लोग ट्रीट होने लग गए हैं। तो दोस्तों, एंटीबायोटिक नॉर्मली इसलिए बनाया जाता है ताकि हम किसी भी बैक्टीरियल इन्फेक्शन से फाइट कर सकें। बैक्टीरियल इन्फेक्शन में मेजरली बहुत सारे इन्फेक्शन होते हैं, जैसे कि टीबी हो गया, जिसे ट्यूबरकुलोसिस कहा जाता है, और दोस्तों टाइफाइड हो गया, दोस्तों लेप्रोसी हो गया। ये कुछ बैक्टीरियल इन्फेक्शन होते हैं। तो दोस्तों, अब बात आती है कि भाई एंटीबायोटिक डिस्कवर तो हो गया है, तो और फिर इतने सारे टाइप्स के क्यों एंटीबायोटिक हुए हैं। दोस्तों, उसके पीछे रीज़न ये है कि लोगों ने खुद से डोजिंग वगैरह करने लग गए थे और लोग खुद ही से मेडिसिन लेने लग गए थे। इसकी वजह से रेजिस्टेंस क्रिएट हुआ, जिसकी वजह से और भी अलग अलग प्रकार के एंटीबायोटिक बनाने पड़े। और कुछ का रीज़न ये भी है दोस्तों कि एंटीबायोटिक डिफरेंट टाइप के बनाने के पीछे का कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे कुछ पर्टिकुलर एंटीबायोटिक ही काम करते थे, इसलिए हमें डिफरेंट टाइप ऑफ एंटीबायोटिक बनाने पड़ गए थे। दोस्तों, क्लासिफिकेशन भी बहुत सारे तरीके से किया गया है। जो पहला हम डिस्कस करते हैं दोस्तों, इसमें क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ केमिकल स्ट्रक्चर, जिसका मतलब होता है कि जो हमारी केमिस्ट्री होती है, हर एक मॉलिक्यूल और कंपाउंड का ना एक स्पेसिफिक स्ट्रक्चर होता है। उसके बेसिस पे थायाजोल हो गया दोस्तों, इसमें क्विनोलोन्स हो गया, मैक्रोलाइड्स हो गया, सल्फोनामाइड्स हो गया दोस्तों, इसके अंदर में टेट्रासाइक्लिन हो गया, इसके अंदर में दोस्तों बीटा लैक्टम एंटीबायोटिक हो गया, और भी डिफरेंट टाइप्स के एंटीबायोटिक केमिकल स्ट्रक्चर के बेसिस पे प्रेजेंट है। दोस्तों, अब बात आती है कि क्लासिफिकेशन ऑफ एंटीबायोटिक ऑन द बेसिस ऑफ मैकेनिज्म ऑफ एक्शन। दोस्तों, इसका मतलब होता है कि जो एंटीबायोटिक बनाया गया है ना, तो वो दो प्रकार से काम करते हैं। एक होता है कि भाई बैक्टीरिया जो है उसको स्टैटिस कर लो, यानी कि वो और आगे ना फैले। जो भी एमिनो एसिड और जो प्रोटीन जो खाता है बैक्टीरिया, जिससे वो सर्वाइव करता है और अपने आप को रिप्रोड्यूस करके और अपनी तादाद बढ़ाता है, तो उसको जो उसकी जो न्यूट्रिएंट्स है इन द फॉर्म ऑफ एमिनो एसिड या फोलिक एसिड, जो बैक्टीरिया के लिए सेल वॉल बनाने में हेल्प करता है, उसको स्टैटिस कर देते हैं, यानी कि रोक देते हैं, ताकि ना वो आगे खुद की डिवीज़न ना कर सकते हैं और ना कर सके और ग्रो ना कर सके। तो ये हो गया दोस्तों बैक्टीरियोस्टैटिक एंटीबायोटिक। दूसरा आ जाता है दोस्तों बैक्टीरियोसाइडल। दोस्तों, यहाँ पे साइडल का मतलब होता है किल कर देना। वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को मार देते हैं किसी केमिकल कंपाउंड से, जिसको एंटीबायोटिक नॉर्मली कहा जाता है। दोस्तों, अब हम बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ स्पेक्ट्रम। दोस्तों, स्पेक्ट्रम होता क्या है कि दोस्तों इसमें एक साइंटिस्ट थे जिनका नाम था ग्राम। उन्होंने क्या किया था, एक सॉल्यूशन बनाया था जिस सॉल्यूशन को बोला गया था ग्राम सॉल्यूशन। और उसमें क्या करते थे, वो पर्टिकुलर बैक्टीरिया को डालते थे, वो जो बैक्टीरिया वो स्टेनिंग छोड़ देता था उस सॉल्यूशन से, तो उसको बोलते हैं ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया। और दोस्तों, जिन बैक्टीरिया से उस सॉल्यूशन में डालने के बाद वो स्टेनिंग नहीं छोड़ता था, तो उसको बोला जाता था ग्राम नेगेटिव। दोस्तों, यहाँ पे स्टेनिंग का मतलब होता है दाग धब्बा। तो इस तरह से बैक्टीरिया के आइडेंटिफिकेशन के लिए उन्होंने बनाया था। तो यहाँ पे क्या आता है दोस्तों, जो एंटीबायोटिक या तो ग्राम नेगेटिव वाले बैक्टीरिया पे काम करना है या फिर ग्राम पॉजिटिव वाले बैक्टीरिया पे काम कर रहा है, तो किसी स्पेसिफिक बैक्टीरिया वाले पे ही एंटीबायोटिक काम करता है, उसको बोला जाता है नैरो स्पेक्ट्रम, यानी कि कुछ पर्टिकुलर बैक्टीरिया पे ही वो एंटीबायोटिक काम कर रहा है। दोस्तों, दूसरा आ जाता है ब्रॉड स्पेक्ट्रम। ब्रॉड स्पेक्ट्रम का मतलब होता है तादाद ज़्यादा है, यानी कि ग्राम नेगेटिव हो या ग्राम पॉजिटिव हो, दोनों ही बैक्टीरिया पे ये एंटीबायोटिक काम करते हैं। दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि भाई जब हम ये एंटीबायोटिक लेते हैं तो इसके साथ हमें कौन कौन सी दिक्कतें आ सकती हैं, यानी कि प्रॉब्लम अराइजिंग विद द एंटीबायोटिक। दोस्तों, सबसे पहले तो इसमें हाइपर सेंसिटिविटी हो सकता है किसी पर्सन को। जैसे कि अगर कोई एंटीबायोटिक लेता है तो वहाँ पे क्या होता है, उसके स्किन पे रैशेस आ सकते हैं, रेडनेस आ सकता है। इसे हाइपर सेंसिटिविटी भी कहा जाता है। दोस्तों, इससे और क्या हो सकता है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो इरिटेशन हो सकता है, लोकल इरिटेशन इन द सेंस, जैसे कि हम एंटीबायोटिक टैबलेट और कैप्सूल के फॉर्म में लिए, तो क्या होता है जो हमारा मुकोजल होता है, मुकोजल जो हमारे जो इसोफेगियस होता है, यहाँ पे जो पाइप होती है फूड पाइप,
वो हमारे स्टमक में जाता है। तो जो हमारा मेडिसिन होता है ना दोस्तों, वो स्टमक में जाता है, तो वो स्टमक में क्या करता है, वहाँ पे एक लोकल इरिटेशन कॉज करता है, जिसकी वजह से गैस्ट्रिक की भी प्रॉब्लम हो जाती है बहुत से लोगों में। दोस्तों अब बात आती है कि भाई एंटीबायोटिक ऑन द सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी। सिस्टेमिक टॉक्सिसिटी का मतलब होता है दोस्तों, जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो हमारी पूरी बॉडी में वो ब्लड के थ्रू फैल जाता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि जहाँ पे हमें मान के चलो दोस्तों, यहाँ पे इन्फेक्शन हुआ है, अब हमने एंटीबायोटिक लिया इन द फॉर्म ऑफ टैबलेट और कैप्सूल, तो यहाँ पे इन्फेक्शन को ट्रीट करने के लिए हमने क्या किया, वो ब्लड में गया, मतलब स्टमक से सोख के फिर वो ब्लड में जाता है एंटीबायोटिक, और ऑल ओवर हमारे ऑर्गन में, ऑल ओवर बॉडी में वो सर्कुलेट होता है थ्रू द ब्लड। तो इसमें इसकी वजह से क्या होता है कि हमारे जो बाकी ऑर्गन होते हैं ना दोस्तों, वो भी एक्सपोज होते हैं, जो कि दिक्कत कॉज कर सकता है हमारे बाकी ऑर्गन्स को भी। यहाँ पे जो बैक्टीरिया को फाइट करते ही हैं, तो इसलिए भी ये प्रॉब्लम का एक कारण बन सकता है। दोस्तों नेक्स्ट हम बात करते हैं एंटीबायोटिक ड्रग रेजिस्टेंस। ड्रग रेजिस्टेंस दोस्तों मैंने पहले वीडियो इसके ऊपर बना चुका हूँ, तो अगर आपने उस वीडियो को अभी तक से नहीं देखा है तो दोस्तों आई बटन पर क्लिक करके उस वीडियो को देख सकते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं एंटीबायोटिक सुपरा इन्फेक्शन। दोस्तों सुपरा इन्फेक्शन कह लीजिए या फिर सुपर इन्फेक्शन कह लीजिए। दोस्तों इसमें क्या होता है कि जो हमारे बॉडी के अंदर जो गुड बैक्टीरिया होते हैं ना, जो हमें प्रोटेक्शन प्रोवाइड करते हैं या फिर विटामिन की प्रोडक्शन करते हैं, तो उन बैक्टीरिया को भी हम जब एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो किल कर देते हैं। दोस्तों अब हम बात करते हैं न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसी। तो दोस्तों इसमें क्या होता है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं ना, तो हमारे जो गुड बैक्टीरिया होते हैं हमारे शरीर के अंदर, जैसे ई कोलाई बैक्टीरिया हो गया इंटेस्टाइन के अंदर, तो ये ई कोलाई बैक्टीरिया करता क्या है कि हमें ना दोस्तों विटामिन के और कुछ बी कॉम्प्लेक्स से विटामिन सिंथेसाइज करता है, यानी कि इन द सेंस अगर नॉर्मल वे में कहा जाए तो वो बनाता है। तो वो बैक्टीरिया होता क्या है कि जब हम एंटीबायोटिक लेते हैं तो वो बैक्टीरिया भी मर जाता है, जिसकी वजह से जो अमाउंट ऑफ विटामिन के या फिर बी कॉम्प्लेक्स के कुछ पार्ट नहीं बन पाता है, जिसकी वजह से हमें विटामिन की कमी हो जाती है हमारे शरीर में। तो ये भी एक एंटीबायोटिक लेने से प्रॉब्लम क्रिएट हो सकता है। दोस्तों एंटीबायोटिक अगर सिस्टेमिक की वजह से देखा जाए तो दोस्तों क्या होता है कि कई बार हम एमिनोग्लाइकोसाइड एंटीबायोटिक लेते हैं, तो इसमें क्या होता है दोस्तों, हमारे को ना क्रेनियल नर्व डैमेज होता है। क्रेनियल नर्व डैमेज का मतलब दोस्तों जो हमारे हेड होते हैं ना, इस पर ना बहुत सारे नर्व जा रहा होता है, तो वो जो नर्व्स होता है ना वो भी डैमेज होते हैं एमिनोग्लाइकोसाइड, या फिर किडनी की भी प्रॉब्लम होती है, किडनी टॉक्सिसिटी होता है। दोस्तों क्लोरामफेनिकोल एक एंटीबायोटिक का कैटेगरी है दोस्तों। इसमें क्या होता है कि हम जब इसको लेते हैं तो हमें बोन मैरो डिप्रेशन होता है। बोन मैरो डिप्रेशन का मतलब होता है दोस्तों, जैसे कि अगर आपने कभी नॉनवेज खाया होगा या फिर चिकन खाया होगा, तो उसके जो लेग पीस होता है दोस्तों, उसको अगर ब्रेक करके देखा जाए ना, तो उसमें ना रेड सा होता है, तो वो रेड सा जो होता है ना, उसको बोला जाता है बोन मैरो। दोस्तों उसमें वो करता क्या है, वो ना हमारे ना आरबीसी और डब्ल्यूबीसी की प्रोडक्शन करता है, यानी कि रेड ब्लड सेल्स बनाता है, और डब्ल्यूबीसी जो हमारी इम्यूनिटी के लिए बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट होता है, उसको भी सिंथेसाइज करता है। दोस्तों ये एक मैंने इस वीडियो के अंदर में पूरा एक जनरल कंसिडरेशन बताया है, और दोस्तों आने वाली वीडियो में हम बात करेंगे इसके पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन के बारे में, कि पर्टिकुलर क्लासिफिकेशन पे कौन कौन सी एंटीबायोटिक किस तरह से, उसका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन क्या होता है, तो जो कि आपको जानना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। उम्मीद करता हूँ दोस्तों ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ये आपको वीडियो कैसा लगा प्लीज़ कमेंट सेक्शन में बताएं, और हाँ अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि मैं हेल्थ से रिलेटेड वीडियो बनाता रहता हूँ। मैं लेता हूँ आपसे विदा, तब तक के लिए वंदे मातरम।